आज हमारे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं डायलिसिस से रिलेटेड और किडनी फेलियर से रिलेटेड। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर यजुष जैन और आज हम बात करेंगे डायलिसिस से रिलेटेड कई सारी क्वेरीज को। तो सबसे पहली क्वेरी जो हमारे पास आई है वो ये है कि डायलिसिस की ज़रूरत कब होती है। डायलिसिस की ज़रूरत तब होती है जब किडनी अपना फंक्शन करना छोड़ देती है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि किडनी हमारा फंक्शन नहीं कर पा रही? तो ये चीज़ पता लगती है एक टेस्ट से जिसे हम बोलते हैं KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट। इसका दूसरा नाम होता है RFT यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट। इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है क्रिएटिनिन लेवल्स। ये बॉडी का आप समझ लीजिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। नॉर्मल रेंज आपको हर टेस्ट के राइट हैंड साइड पे मिल जाती है। अगर क्रिएटिनिन की वैल्यू उससे एक्सीड कर रही है देन इट मेक सेंस कि कहीं ना कहीं हमारी किडनी की फंक्शंस प्रॉपर नहीं हो रही है। इसके अलावा एक GFR टेस्ट होता है जिसमें हम ये एस्टिमेट करते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, कि किडनी की फंक्शनिंग कितनी हो रही है। ये टेस्ट भी हमें बताता है कि क्या हमारी किडनी ढंग से फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है और किस कैपेसिटी पे फंक्शन कर रही है। इन दोनों टेस्टों से हम ये एक एस्टिमेट लगाते हैं कि क्या एक इंसान को किडनी के डायलिसिस के लिए ज़रूरत है, ब्लड के डायलिसिस की ज़रूरत है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो ये है कि कौन सा डायलिसिस बेस्ट है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें टाइप्स ऑफ डायलिसिस पता होने चाहिए। सबसे पहला डायलिसिस का टाइप है जिसमें हम फिस्टुला बनाते हैं, जो आपने काफ़ी कॉमनली सुना भी होगा कि जी फिस्टुला बना है, और उसको हम बोलते हैं AV फिस्टुला यानी कि आर्टरी और वेन के बीच में एक कनेक्शन बना दिया है ताकि उस जगह से हम डायलिसिस कर पाएँ। दूसरा तरीका क्या होता है, एक नेक के अंदर हम एक तरीके की ट्यूब छोड़ देते हैं जिसे हम बोलते हैं परमाकैथ। इस ट्यूब को हम लंबे समय तक छोड़ सकते हैं, 1.5 से 2 साल तक के लिए। तीसरा तरीका क्या होता है कि परमाकैथ की तरह ही दिखने वाली एक दूसरी ट्यूब होती है सेंट्रल लाइन, इसको हम गले में लगा देते हैं, पर लेकिन ये बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए यूज़ होती है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है यानी कि कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक। और एक आखिरी तरीका होता है जिसमें हम पेट के अंदर एक ट्यूब डाल देते हैं और उसके अंदर फ्लूइड डाल के सारा का सारा हम जो वेस्ट मटेरियल है बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं हम पेरिटोनियल डायलिसिस। तो अब इनमें से बेस्ट कौन है? तो जिस सीक्वेंस में मैंने आपको ये सारे नाम बताए हैं वही सीक्वेंस बेस्ट टू वर्स्ट में कंसीडर होते हैं। सबसे बढ़िया डायलिसिस का मेथड है कि हम फिस्टुला के थ्रू करें। इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी में किसी प्रकार की ट्यूब नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, हमारी आर्टरीज और वेन को साथ में जोड़ा गया और ये बॉडी के अंदर ही हैं, तो ये इन्फेक्शन से बची रहती हैं। हमें बार बार बेशक सुई लगती हो पर हम बाहर के इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रहते हैं। प्लस अगर ये फिस्टुला ढंग से काम करता है तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। कभी कभार 4 इयर्स, कभी कभार 5 इयर्स तक भी इसको आराम से चलते हुए देखा है और इन सम केसेस तो ये काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक भी चल जाता है। अगर फिस्टुला ढंग से काम करता रहता है, कोई इशू नहीं आता, तो सबसे अच्छा मेथड ये है, ये हमारे को इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं पड़ती है बार बार ट्यूब्स चेंज करवाने की, क्योंकि जो भी प्रकार के ट्यूब हम डालेंगे बाकी मेथड्स के अंदर उसे आज नहीं तो कल हमें चेंज करवाना ही पड़ेगा। प्लस कोई भी चीज़ हमारे बॉडी के बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से कनेक्ट नहीं कर रही। इन सारे ट्यूब्स का एक जो मेजर इशू ये है कि इनका कुछ ना कुछ पोर्शन बाहर रहता है जो कि प्रोन है डैमेज के, इन्फेक्शन के, डर्ट, डस्ट, स्वेट, ये सारी चीज़ें आके उस जगह पे उन ट्यूब्स को दिक्कत दे सकती है। सेकेंड बेस्ट ऑप्शन इज परमाकैथ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक रहता है। प्लस इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्किन के नीचे एक टनल बनाते हैं जिसके थ्रू ये कैथेटर वेन में एंटर करता है। इस टनलिंग का बेनिफिट ये होता है कि ये हमें एक तरह से प्रोटेक्शन देता है इन्फेक्शन से, बट स्टिल क्योंकि बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट्स का बीच में कनेक्शन है, ये इसकी ट्यूब का कुछ पोर्शन बाहर रहता ही है, तो समवेयर और दी अदर ये भी इन्फेक्शन से, स्वेट से, डर्ट से प्रोन है। और ख़ासकर हमारे इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो समर्स टाइम में इन्फेक्शन का रेट हम मान के चलते हैं कि ऐसे पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा रहता है या हो सकता है। इसका टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार ये खिंच सकती हैं, बाहर आ सकती हैं, तो ये सारी बातें भी हमें ध्यान देनी पड़ती हैं। फिर थर्ड मेथड मैंने आपको बताया कि हम एक सेंट्रल लाइन डाल दें, एक सेंट्रल कैथेटर डाल दें और उसके थ्रू हम डायलिसिस को करें।
ये भी तरीका फिजिबल है, बट इसमें इशू ये आता है, एक तो हमारी नेक की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है क्योंकि लाइन यहाँ से डली होती है, प्लस ये बाहर दिखती रहती है, तो कई बार पेशेंट्स को बहुत अच्छा नहीं लगता है कि हम कैसे कभी किसी पार्टी में जाना है या किसी फंक्शन में जाना है, मंदिर जाना है या कहीं पर भी बाहर जाना है, सो दीज थिंग्स डोंट लुक फाइन। अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ से एक वायर निकली हुई है और सब फिर आपको स्टेयर करते हैं, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन कर देती हैं सारी चीज़ें। और प्लस जब हम सेंट्रल लाइन यूज़ करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होती है, जनरली कुछ हफ्तों से कुछ महीने तक। इनको हम लॉन्ग टर्म पम्मा कैथ की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं कि हम इनको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक यूज़ कर लें। फिर फाइनली आता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर इशू ये आता है कि हम पेट के अंदर पहले फ्लूइड डालते हैं, उसको कुछ देर पेट के अंदर छोड़ते हैं और वो सारा का सारा फ्लूइड क्या करता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल उसको एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर और फिर वो फ्लूइड को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब सुनने में तो ये इजी लगता है, ऐसा भी लगता है कि कहीं पर भी निडल नहीं डाली जाएगी, कहीं ब्लड वेसल में नहीं डाला जाएगा, पर ये बहुत ही क्रूड मेथड है डायलिसिस करने का। इसका जो फिल्ट्रेशन मतलब जो आप ये समझ लीजिए, जो ये वेस्ट मटेरियल जो निकाल पाता है वो बाकी तीनों मेथड से सबसे ज़्यादा इन्फीरियर है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस यूज़ करता है और मशीन की सहायता नहीं लेता। जो हमारी मशीन्स हैं जो डायलिसिस में हेल्प करती हैं, उनके अंदर ऐसे स्पेशल फिल्टर्स लगे होते हैं जो नियरली सारा का सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल सकते हैं। जो हमारी मशीन्स हैं वो सबसे अच्छा रिजल्ट देती हैं। उनके अंदर जो फिल्ट्रेशन मेथड है वो नियरली सारा का सारा वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव कर सकता है। और जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इसलिए सुपीरियर कंसिडर नहीं करा जाता। फिर आप कहेंगे कि इसको यूज़ क्यों करते हैं जब ये सुपीरियर है ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सारी की सारी वेन्स ख़राब हो जाती हैं या फिर ऐसा भी होता है कि फिस्टुला नहीं बन पा रहा। ऐसे केसेस के अंदर हमें ये अल्टरनेट ऑप्शंस यूज़ करने पड़ते हैं। अगर फिस्टुला नहीं बन पाता, हमारी वेन्स कमज़ोर हैं या उनका एक प्रॉपर डायमीटर नहीं है जो कि रिक्वायर्ड है फिस्टुला बनाने के लिए, तो हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं कि हम पम्मा कैथ या सेंट्रल लाइन डालें। अगर हमारी फिर भी सारी वेन्स ब्लॉक्ड हैं, नेक की वेन्स, पेल्विस की वेन्स, जिन्हें फिमोरल वेन्स कहते हैं, सबक्लेवियन वेन्स, अगर ये सारी ब्लॉक्ड हैं तो फिर हम थर्ड ऑप्शन पे आते हैं जिसे हम बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये एक तरीके से लास्ट रिजॉर्ट रहते हैं कि जिसमें हम पेशेंट की सर्वाइवेबिलिटी बढ़ा पाएँ और किसी ना किसी तरीके से डायलिसिस को भी कंटिन्यू कर पाएँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्यों होता है। तो क्योंकि किडनी हमारी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है तो वो ढंग से जो वेस्ट मटेरियल है उसको नहीं निकाल पा रही और साथ के साथ फ्लूइड को भी नहीं निकाल पा रही। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि फ्लूइड ओवरलोड हो गया, यानी कि फ्लूइड बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। अब ये फ्लूइड इकट्ठा होएगा तो जाएगा कहाँ पे? ये ऐसी जगहों पे जाएगा जो हॉलो है, जहाँ पे स्पेसेस हैं। सबसे अच्छी जगह कहाँ है? हमारे लंग्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर आती है, हम खुद भी समझ सकते हैं इस बात को। तो वहाँ पे जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है वो ज़्यादा होता है और वो एयर के अंदर हम बोलते हैं सेल्स, सेकेंडरी सेल्स होते हैं, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में गैप्स होते हैं वहाँ पे, और उनमें ये फ्लूइड आके डिपॉजिट हो जाता है और उसको एडिमा क्रिएट करता है लंग में। और इसकी वजह से जो हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, जो हमारी ऑक्सीजन की एक्सचेंज रेट है वो कम हो जाता है और इस हैम्परिंग की वजह से पेशेंट को आते हैं ब्रीदिंग इश्यूज। एक फाइनल और आखिरी सवाल जो आई गेस सबके मन में चलता है कि क्या हम डायलिसिस को रोक सकते हैं, क्या हमारा डायलिसिस रुक सकता है? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें बेसिक चीज़ समझनी चाहिए कि डायलिसिस के अंदर 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, मतलब किडनी की बीमारी के 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। एक है एक्यूट। एक्यूट का मतलब है कि अभी अभी इंजरी हुई है पर हमारे किडनी के शेप में कोई चेंज नहीं है, किडनी का साइज स्मॉल नहीं हुआ है और इससे पहले भी कभी कोई बीमारी नहीं थी। और एक होती है कंडीशन हमारी क्रॉनिक, यानी कि वो बहुत लंबे से टाइम से चल रही थी, किडनी का साइज भी स्मॉल होने लग गया, किडनी का डैमेज भी पूरा हो चुका है और वो चेंज अब इरिवर्सिबल है। तो आप ये तो बात समझ ही गए हैं मेरी बातों से कि अगर क्रॉनिक डैमेज है तो ऐसे केसेस में डायलिसिस का रुकना नियरली इम्पॉसिबल होता है। ऐसा नहीं होता कि डायलिसिस रुक जाए। ऐसे पेशेंट्स के अंदर सिर्फ हम किडनी ट्रांसप्लांट ऑप्शन दे सकते हैं जिसके अंदर हम डायलिसिस को अवॉइड कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो अदर वे कि जिसमें हम सोचें कि डायलिसिस अवॉइड करा जा सकता है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट कि एक्यूट पेशेंट्स में क्या होता है। अब एक्यूट पेशेंट्स के अंदर अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो हम क्या चाह रहे हैं, ऐसी कंडीशंस में ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी वे में हमारे किडनी के ऊपर से जो लोड है वो हट जाए। जो हमारा
एक तरीके का वेस्ट मटेरियल जमा हुआ है ब्लड के अंदर, वो सारा का सारा रिमूव हो जाए, किडनी के ऊपर जो बर्डन आया हुआ था वो कम हो जाए। एंड माइट बी पॉसिबल, जैसे किसी गाड़ी का इंजन वापस से स्टार्ट हो जाता है 2-3 बार इग्निशन दबाने पे, क्या पता हमारी किडनी भी दोबारा से अपना फंक्शनिंग उठा ले और नॉर्मल किडनी की तरह काम करने लग जाए। तो ये होता है एक्यूट फेज़ में। डायलिसिस को करा जाता है, साथ में मेडिकेशंस दी जाती हैं, फ्लूइड्स दिए जाते हैं और चीज़ें दी जाती है, इस उम्मीद में कि क्या पता है ये किडनी अपनी फंक्शनिंग को दोबारा एस्टेब्लिश कर ले। और अगर वो कर लेती है तो बस हमारे लिए इससे बढ़िया बात क्या है, हमें डायलिसिस से छुटकारा मिल जाता है। पर ऐसे पेशेंट्स के अंदर दोबारा किडनी की इंजरी होने का या दोबारा ऐसे अटैक्स होने का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। और ऐसे पेशेंट्स को दोबारा मतलब एक रेगुलर फॉलोअप पे ज़रूर रहना चाहिए कि उनके किडनी की फंक्शनिंग नॉर्मल चल रही है या फिर से डिटोरेट तो नहीं हुई है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमें बताइए कि हम और किन टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए ऐसी वीडियोस बना सकते हैं। नमस्ते।